हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि भाई आज हम लोग क्या आईएससी क्लास 12th का जो सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर किसका? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे तरीके से कवर करा था और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जानने की कोशिश करी थी कि आखिरकार क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें क्या क्या हम लोगों के लिए एक यूटिलिटी क्या होता है, वो सब सारा चीज़ हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि भाई यूटिलिटी क्या होता है और उसके उसके कितने तरीके के यूटिलिटी होते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि नहीं। उन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था और वो आईएससी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्योंकि इसमें बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होता है कि नहीं। तो मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी का मतलब अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेटिस्फैक्शन होता है कि अगर कोई जितना भी इनकम खर्चा करके, अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर जो है वो अगर दो दो पैकेट ऑफ टू पैकेट ऑफ अगर टू पैकेट ऑफ चिप्स खा के वो सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब क्या, उसकी यूटिलिटी लेवल क्या है, चिप्स की दो पैकेट की है, मतलब उसका सेटिस्फैक्शन पूरा हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे उसकी यूटिलिटी पूरी हो गई। वहीं पढ़े थे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। अगर आप लोगों ने नहीं जाके देखा है तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर कर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, जल्दी से वो जान लेते हैं। तो आज हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। हमने वहां भी पढ़ा था कि कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, वो सब सारी चीजें। कार्डिनल यूटिलिटी 1 2 3 बोले थे कि अगर कोई नंबर के फॉर्म में अगर कोई खा रहा है या कंज्यूम कर रहा है गुड्स या सर्विस, तो उसको हम लोग कार्डिनल। ऑर्डिनल का बताए थे कि फर्स्ट और सेकेंड। मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास पिज्जा और बर्गर रखा हुआ है, तो अगर आप पहले पिज्जा खा के ज्यादा सेटिस्फैक्शन कर रहे हैं, बाद में आप बर्गर खाओगे, या पहले बर्गर खा रहे हो बाद में आप पिज्जा खाओगे, तो आपको सेटिस्फैक्शन लेवल यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट या फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से चलेगा। ठीक है। लेकिन आज हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच पढ़ेंगे कि एक कमोडिटी जब कोई बंदा कंज्यूम करता है या कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है, क्योंकि ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि एक हाउस होल्ड का बिहेवियर किस तरीके से रहता है, हम लोग उस बिहेवियर को पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल की टेबल के टेबुलर ग्राफ में, या टेबुलर और ग्राफिकल फॉर्म दोनों में पढ़ेंगे। उसके बाद इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे और फिर लास्टली क्या पढ़ेंगे हम लोग, लिमिटेशन ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आज वाले वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ और किस तरीके से मैं आराम आराम से डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं कोई भागा दौड़ी तरीके से नहीं चलूंगा। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को कहीं और ये चीज नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। पहले स्लाइड में क्या है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम थ्रू अ कार्डिनल अप्रोच। अब देखो यहाँ पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच का मतलब होता है कि वो कितना क्वांटिटी कोई भी पर्टिकुलर कंज्यूमर कंज्यूम करता है, और जब वन कमोडिटी के केस में क्या होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड्स। अब देखना समझना कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, कब बैलेंस में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने बताया था कि क्या होता है, एक तरीके से बैलेंस, कि अपने आप को कंज्यूमर बैलेंस कब फील करता है, बैलेंस कब फील करता है। तो एक कंज्यूमर जो भी खर्चा करेगा, ठीक है, उसके पास कुछ इनकम होगा, कुछ इनकम होगा, उस इनकम से जो भी वो खर्चा कर रहा है ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल यूटिलिटी, कि उस पर जो भी खर्चा करे, ठीक है, और उससे जो भी परचेज करे, खर्चा करने के दौरान जो भी परचेज करे, उसके थ्रू उसका जो यूटिलिटी होना चाहिए वो मैक्सिमम पोजीशन पे होना चाहिए, मतलब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो मैक्सिमम पर होना चाहिए। अगर सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कोई कंज्यूमर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद कर अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देन वी कांट कॉल इट एज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम लोग उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। ठीक है। इक्विलिब्रियम इज द आइडियल पोजीशन टुवर्ड्स द कंज्यूमर will to move and it is a position which a household regard as the best। और ये क्या है, कोई कंज्यूमर अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, मतलब वो पूरा सेटिस्फैक्शन ले पा रहा है, जितना भी वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर पा रहा है, टोटल यूटिलिटी अगर मैक्सिमम पर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कहीं ना कहीं क्या वो कंज्यूमर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। अब इसमें कुछ एजम्पशन आता है कि भाई एजम्पशंस क्या क्या है, कि कौन कौन से, ऐसा तो नहीं होगा हर एक प्रोडक्ट या हर एक सर्विसेज में वो क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा, नहीं। इसमें कुछ एजम्पशंस लिए गए कि ये चीज होनी चाहिए तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहेगा। पहला, इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर क्या होता है, हमेशा रैशनल होता है, मतलब कंज्यूमर किसी का नहीं होता है भाई, सिंपल सी बात है।
उसको क्या चाहिए, ही एम्स टू मैक्सिमाइजिंग द यूटिलिटी फ्रॉम हिज परचेज, कि कोई भी कंज्यूमर क्या होना चाहिए कि उसका ये मन होना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ उससे मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ। एक होता है कि नहीं, अरे चलो ना कुछ भी खरीद लेते हैं, तो वो कंज्यूमर क्या इरेशनल कंज्यूमर है, वो रैशनल कंज्यूमर नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन को नहीं देख रहा है, बस वो चीज़ों को यूज कर रहा है। क्लियर? तो ये होगा तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। दूसरा, द यूटिलिटी अप्रोच मेक्स द अजम्पशन अ कार्डिनल यूटिलिटी, और जो यूटिलिटी होगा वो कार्डिनल वे में होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वो मान लो कि शूज खरीद रहा है, तो शूज खरीद रहा है तो 1 शूज, 2 शूज, 3 शूज, 4 शूज, अगर ये 4-5 शूज खरीद रहा है अलग अलग ब्रांड के, तब वो सेटिस्फाई हो रहा है, तब वो हम लोग उसके अंदर आएगा कार्डिनल यूटिलिटी का एनालिसिस, और तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, नहीं तो ऑर्डिनल क्या होगा भाई, मुझे प्यूमा का खरीदना है, मुझे एडिडास का खरीदना है, कि पहले मुझे एडिडास का पहनने का मन कर रहा है, उसके बाद मैं प्यूमा का पहनूंगा, तो वो ऑर्डिनल अप्रोच हो गया। ठीक है, तो ऑर्डिनल अप्रोच यहाँ काम नहीं करेगा। अगर ऑर्डिनल अप्रोच होगा तो क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आ सकता है। तीसरा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच होना चाहिए। मतलब मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, पिछला वाला जो पार्ट था उसमें, कि डिमिनिशिंग क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी घटता रहना चाहिए, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटता है और एक कंज्यूमर के अप्रोच से भी घटता रहना चाहिए। ईच यूनिट ऑफ द सच एज अ 10 रुपीज नोट रिमेन्स कांस्टेंट वॉट एवर द लेवल ऑफ कंज्यूमर, कि भाई जो भी वो खर्चा कर रहा है उसका सेम लेवल होना चाहिए। अब खर्चा बढ़ा दिया घटा दिया तो उस पर वो काम नहीं करेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यूटिलिटी ऑफ ईच मनी सच एज 10 रुपीज रिमेन कॉन्स्टेंट वॉट एवर लेवल, ये दोनों सेम था, तो मतलब जो भी लेवल ऑफ इनकम है वो लेवल ऑफ इनकम चाहे चेंज हो रहा कुछ हो रहा हो, लेकिन उसका जो स्पेंडिंग है वो खर्चा चेंज नहीं हो रहा। कंज्यूमर इनकम इज गिवन, मतलब जो इनकम होना चाहिए वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब इनकम भी घटना बढ़ना चाहिए। अगर इनकम बढ़ गया मान लो, तो भाई फिर जो पर्टिकुलर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा था उसे क्यों कंज्यूम करेगा, अब वो अच्छा अच्छा कमोडिटी कंज्यूम करने लगेगा, है कि नहीं। अब प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी एज्यूम टू बी अ गिवन, मतलब जो भी टेस्ट और प्रेफरेंस रहेगा गुड्स का, टेस्ट और प्रेफरेंस मतलब डिजाइन नहीं चेंज होना चाहिए, वो सब सारी चीजें नहीं चेंज होना चाहिए, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग मान सकते हैं। तो आई होप सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल अप्रोच एक कमोडिटी के बारे में समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल और टेबुलर के फॉर्म पे देख लेते हैं, है कि नहीं, कि एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है हमेशा कि टेबल के फॉर्म में शो करना, टेबुलर फॉर्म में, ग्राफिकल, ग्राफ का आप तो जानते हैं कि ग्राफिकल फॉर्म में शो करना, ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगा। अब यहाँ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर्स विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन ही परचेज दैट मच क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू इट्स प्राइस, कि जब कोई भी कमोडिटी परचेस कर रहा है और अगर प्राइस के इक्वल, मतलब जब द पॉइंट एट विच द प्राइस एंड अ मार्जिनल यूटिलिटी मेट्स, मतलब जहां पर P इज इक्वल टू यू एम यू हो जाएगा, हम लोग उस पोजीशन को क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल लिए कि MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, यहाँ ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। एक्स कमोडिटी मतलब एक कमोडिटी को लिए हैं, तो यहाँ एक एक अगर शर्ट खरीद रहा है कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर, तो मान लो कि 700 रुपए का शर्ट है, फिर दो दो खरीद रहा है 650, 3 खरीद रहा है तो कितना कितना आ रहा है, यहाँ पर देखो 600 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर, और यहाँ पर 4 खरीद रहा है तो 500, और ये 5 खरीद रहा है तो फिर 350, और जो 4 खरीद रहा था तो 500। तो बोला जा रहा है 10 कंज्यूमर विल बी मैक्सिमाइजिंग टोटल यूटिलिटी which a purchasing commodity he will be in equilibrium when he equalizes a marginal utility and gets a commodity at his price। अब इसे मान लो कि ज्यादा संतुष्टि, तो जब ये 3 शर्ट खरीद रहा है, जब 3 शर्ट जब खरीद रहा है और जब 600 रुपये स्पेंड कर रहा है, तब क्या है कि इसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हायर पोजीशन पर है, मतलब जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम पोजीशन पर है। इस वक्त क्या है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पोजीशन पर है, मान लो। ठीक है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है लेकिन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पोजीशन पर है, तब हम लोग क्या बोलेंगे एक तरीके से कि वो कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम है। कि अगर 3 शर्ट खरीद के 3 शर्ट अगर 600 रुपये में खरीद रहा है और उसको सेटिस्फैक्शन लेवल पूरा है, तब हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इन वन कमोडिटी केस, वन कमोडिटी के केस में। तो आई होप सो ये पूरा आपका एंगल समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी 2 कमोडिटी का वाला भी आएगा। ठीक है, उसी का शुरुआत है ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो इक्वी मार्जिनल का मतलब क्या है, कि इक्वल बैलेंस होना चाहिए दोनों प्रोडक्ट में। मान लो कि प्रोडक्ट कोई एक्स खरीद रहा है, प्रोडक्ट एक्स खरीद रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट वाई खरीद रहा है कोई, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ऐसा बैलेंस होना चाहिए कि कंज्यूमर का जो भी खर्चा है वो कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए, खर्चा सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों को कमोडिटी को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए।
इन रियलिटी हाउएवर द कंज्यूमर्स कंज्यूम अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स, आर इनकम नो मैटर हाउ लार्ज इट इज, अ लिमिट वॉट एवर एबल टू बाय। देखो रियलिटी में कंज्यूमर्स बहुत सारा गुड्स एंड सर्विस खरीदता है, अब उसमें से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जिसमें मिलता है, अगर दो प्रोडक्ट कंज्यूमर में, अगर दो प्रोडक्ट को हम लोग एनालाइज करें तो ये लॉ क्या बोलता है, व्हाट डू द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सेज, द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर मस्ट एलोकेट हिज इनकम आफ्टर अ वेरियस कमोडिटी इन सच अ वे दैट लास्ट यूनिट ऑफ द रुपीज स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी गिव्स द इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। कि जितना भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर जो भी जितना भी स्पेंड कर रहा है और जो भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, उस सारे प्रोडक्ट पर उसे जब तक वो सबसे लास्ट रुपीस खर्चा कर रहा है तब तक उसका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम पर होना चाहिए। तब तक अगर है, इसका मतलब क्या है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जितना भी पैसा वो खर्च कर रहा है उससे वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर देखो स्टेट कर रहा है क्या, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी। यहाँ पर नीचे हम लोग क्या करेंगे, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी बाई प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर यूनिट ऑफ मनी। तो यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, एम यू एक्स बाई पी एक्स मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, और प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी, और यहाँ पर प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, वो याद रखना, ठीक है, कि मैंने बोल रहा हूँ कि 20, अगर ये 20 है, 20 मार्जिनल यूटिलिटी है, कोई एक पर्टिकुलर क्लोथ खरीद रहा है, तो क्लोथ का मान लो कि ये क्लोथ है और ये मोबाइल है, ठीक है, क्लोथ और मोबाइल, तो क्लोथ खरीद रहा है तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी कितना 20। अब प्राइस अगर मान लो कि 5 है और इज इक्वल टू यहाँ पर इसका क्या है, मान लो कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 30 है, ठीक है 30 है, तो 5 4 जा 20 या 40 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है 40 मान लेते हैं, तो 5 4 जा 20 और यहाँ पर क्या हो गया 10, मतलब एक जो मोबाइल है वो 10 रुपीज़ का आ रहा है मान लो, तो 10 4 जा 40 मतलब 4 इज इक्वल टू 4 हुआ ना। इसका मतलब क्या, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या कर रहा है, दोनों का जो मार्जिनल यूटिलिटी निकल रहा है वो सेम निकल रहा है। अब मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला मैंने बताया कि एम यू एक्स अगर एक कमोडिटी का निकाल रहे हैं बाई पी वाई, और इसी तरीके से दूसरे का भी निकालेंगे एम यू वाई बाई पी वाई। क्लियर। तो यहाँ पर एक तरीके से बोला जा रहा है कि जो भी कमोडिटी आप जितना भी सेटिस्फैक्शन आपको हो रहा है उसको अगर डिवाइड कर देंगे जितना भी प्राइस है पर यूनिट ऑफ द मनी को, तो हम लोग उसको निकालेंगे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रहा है। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग विल स्पेंड इनकम इन अ डिफरेंट गुड्स इन सच अ वे दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड्स आर प्रोपोर्शनली टू इट्स प्राइस, कि वो किसके प्रोपोर्शन से, प्राइस के प्रोपोर्शन पर है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पी एक्स इंटू क्यू एक्स और पी वाई इंटू क्यू वाई अगर इनकम के बराबर है, अगर आपको मान लो कि इनकम आपको 20 रुपीज़ है, ठीक है, या 40 रुपीज़ है, मान लो 40 रुपीज़ है, अब 40 रुपीज़ आपको टोटल इनकम खर्चा करना है, तो प्राइस ऑफ मान लो एक्स कमोडिटी का अगर मान लो कि 5 है, तो 5 है तो क्वांटिटी कितना खरीदोगे 4, और प्लस अगर ये प्राइस ऑफ दूसरे क्वांटिटी का अगर मान लो क्या है कि 10 है, तो ये 2 कमोडिटी, तभी तो आपका यहाँ पर 20 + 20 होगा इज इक्वल टू 40। मतलब आपने खर्चा जो है, आपने खर्चा जो है वही है, खर्चा आपका वही है, बस आपने क्या करा, कमोडिटी को आप अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। तो आई होप सो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब सीधा सा ये बात रखना कि कभी भी कंज्यूमर अगर दो क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, क्या मैंने फिर से बताना है एक बार, कि अगर दो क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है तो उसमें उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो दोनों का सेम है। अगर दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, और वो भी मार्जिनल यूटिलिटी किसका, पर यूनिट जो भी पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग उसको बोलेंगे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम लोग देख लेते हैं कि ग्राफिकल फॉर्म में किस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि आखिरकार हम लोग इसको ग्राफिकल फॉर्म में, कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को अगर बोला जाए कि न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी देखते हैं और एक तरीके से ग्राफ के फॉर्म में भी। दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग है कि ये क्वांटिटी एक्स का, ये क्वांटिटी वाई का है। मान लो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी का यूटिल्स कितना है 50 यूटिल्स एक कमोडिटी को परचेज करने पर आपका सेटिस्फैक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यूटिलिटी को किस पे मेजर करते हैं, यूटिल्स का। और हम लोग एज्यूम क्या कर रहे हैं कि कंज्यूमर वांट्स टू स्पेंड, कंज्यूमर कितना खर्चा करना चाह रहा है, 40 रुपया खर्चा करना चाह रहा है। उसमें से एक्स कमोडिटी का जो प्राइस है वो 5 रुपया है, और जो वाई कमोडिटी का प्राइस है, देखो एक्स कमोडिटी का 5 रुपया प्राइस है और जो वाई कमोडिटी का प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। मतलब एक दो कमोडिटी खरीदना चाह रहा है, अभी दो कमोडिटी, क्योंकि कंज्यूमर तो बहुत सारा कमोडिटी खरीदता है ना, तो इसमें से दो ही क्वांटिटी को हम लोग लेंगे, ठीक है।
तो अगर ये 50 क्वांटिटी ले रहा है, अगर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ये कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या निकलेगा? इसका मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्या निकलेगा? दोनों को डिवाइड करके, तो 50 डिवाइडेड बाई 5। क्यों? क्योंकि 50 एक्स कमोडिटी का है और ये प्राइस कितना था 5, तो 50 किया तो कितना निकला मेरा यहाँ पर 10। उसके बाद यहाँ पर क्या है 10 और 8, तो 8 निकल गया यहाँ पर, है कि नहीं? तो 10 और 8 निकल गया। समझ में आ रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे हैं? तो मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या 5 9 जा 45, मतलब यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 10 7 जा 70, क्या सबको डिवाइड कर रहे हैं इसको, 70 को, किसको? y को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग इससे। देखो यहाँ पर px बाई MUY बाई PY, मतलब इससे डिवाइड कर देना, 10 से 7 आ गया, मतलब यहाँ भी मार्जिनल यूटिलिटी सेम नहीं है। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या 4 क्या होगा, 8 5 जा 40 और 10 6 जा 60, ठीक है। यहाँ पर 5 7 जा 35 और 10 5 जा 50, ठीक है। यहाँ पर 5 6 जा 30 और फिर 10 4 जा 40, तो मतलब यहाँ पर इक्वल नहीं हो रहा है। अगर बोला जाए कि मार्जिनल यूटिलिटी सेम कहाँ होगा, तो एक तरीके से यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कहीं भी सेम दिखाई दे रहा है नहीं। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ सेम है रे भाई? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग ये वाला जो 6 कंपेयर हो रहा है, यहाँ पर देखो कि ये वाला 6 कमोडिटी और ये वाला 6 कमोडिटी, जब ये दोनों प्रोडक्ट ऐसा खरीदेगा, मतलब 30 इसका खरीद रहा है अगर मान लो, और अगर 60 इसका खरीद रहा है, तब क्या है मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, और हम लोग बोलेंगे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। लेकिन अब थोड़ा सा खर्चा के बारे में बात करते हैं हम लोग कि क्या है। तो दस अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तभी होगा व्हेन ही बाइज अ 4 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, कि एक्स गुड्स का मतलब एक्स जो कमोडिटी होगा उसका 4 प्रोडक्ट खरीदेगा, मतलब क्या 4 इंटू 5। क्यों? क्योंकि 5 रुपीज किसका दाम है? 5 रुपीज एक्स कमोडिटी का दाम है, और वाई कमोडिटी का दाम कितना है? 10 रुपया। और जब 2 कमोडिटी खरीदेगा वाई कमोडिटी का, तब इसका इनकम क्या होगा? 40 होगा, अगर एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखेंगे तो, खर्चे के हिसाब से। तो बस इतना एक्सप्लेन आप एग्जाम में कर दोगे, आपको कोई एक जरा सा मार्क्स नहीं काटेगा। तो ये एक तरीके से मैंने क्या शो करा, यहाँ से ये दोनों आप लिख सकते हैं कि भाई जब जब 30 जब MUX बाई ये 5 रहेगा इज इक्वल टू अगर 60 बाई 10 रहेगा, तो क्या हो गया कि 10 6 जा 60 और 5 6 जा 30, तो मतलब यहाँ पर कमोडिटी क्या हो गया? इक्वल हो गया। यहाँ पर देखो 6 और 6 इक्वल हो गया ना। अब जब ये दोनों इक्वल हो चुका है, तब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हो रहा है, ठीक है। आई होप सो ये चीज क्लियर है। यहाँ भी सेम चीज है कि यहाँ पर जब ये जो पर्टिकुलर कंज्यूमर है, तब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो रहा है। जब ये मान लो कि ये 4 खरीद रहा है किसका? एक्स कमोडिटी का, देखो, और 2 खरीद रहा है वाई कमोडिटी का। जब ये खरीद रहा है, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो ये इक्वी मार्जिनल। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, इधर से क्या करना है कि 6 कमोडिटी में 4 कमोडिटी को एक तरीके से डार्क लाइन से कर देना है, और यहाँ पर 2 कमोडिटी को, और जिस पॉइंट पर मिल रहा है दोनों, जिस पॉइंट पर दोनों मिल रहा है, वो लाइन क्या हो जाएगा कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो। और देखो दोनों जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या करता है? डिक्रीज करता रहता है, डिक्रीज करता रहेगा और वो नेगेटिव में भी जाएगा, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज करेगा। तो आई होप सो ये चीजें यहाँ पर कंप्लीट होगा, और आपको ध्यान पूर्वक देखना है, तब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा लिमिटेशंस कि देखो मार्जिनल यूटिलिटी का, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, या फिर बोला जाए कि कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। उन नेगेटिव्स को हम लोग देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज इंपॉर्टेंट लॉ इन द इकोनॉमिक्स एंड इट गाइड्स अ कंज्यूमर हाउ स्पेंड हैज लिमिटेड द इनकम इन द परचेज ऑफ डिफरेंट, कि किस तरीके से वो अपनी स्पेंडिंग को लिमिट कर सकता है, अपनी स्पेंडिंग को लिमिट कर सकता है, और उससे वो कैसे पता लगा सकता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे मुझे मिले। तो दूसरी बात क्या, डिफिकल्ट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन द प्रैक्टिस ऑफ द रीजन, कि बहुत बार क्या होता है डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए, और लोग समझ नहीं पाते। इकोनॉमिक्स तो समझ जाते हैं, लेकिन लोग जो जनरली वो समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने डीपली तरीके से इकोनॉमिक्स को नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखोगे, भाई मैं एक प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, बस उसको खरीद रहा हूँ, बस खत्म कहानी। आपको संतुष्टि मिला, ठीक है, नहीं तो फेंक दो, ठीक है। तो पहला, इट इज डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर टू नो अ मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर को पता नहीं रहता है कि भाई मान लो कि एक अगर शूज खरीद रहा है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? 20 यूटिल्स की होगी, 30 यूटिल्स की होगी। तो अटेंड फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट बिकॉज द यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, क्योंकि यूटिलिटी मेजर नहीं किया जाता है, इसीलिए, ठीक है। कंज्यूमर्स आर इन मेनी केस गवर्न्ड बाय हैबिट एंड कस्टम। अब बहुत बारी क्या होता है, कंज्यूमर
जो होता है वो अपने हैबिट से, अब किसी को सिगरेट पीने का आदत है, ठीक है, अगर किसी को मान लो कि चॉकलेट खाने का आदत है, तो उसकी हैबिट और कस्टम की वजह से वो सेटिस्फैक्शन लेवल उसी में फ्लो में चला जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है कि कंज्यूमर आर इग्नोरेंट, कंज्यूमर कभी कभी क्या होता है इग्नोरेंट रहता है कि दे आर नॉट एबल टू अराइव एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि इक्विलिब्रियम लेवल पर अराइव नहीं हो पाता, इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि कर्ज हो जाता है, देखते हो कि खर्चा बढ़ जाता है। आप उस तरीके से अपने इनकम से एनालाइज नहीं कर पाते कि मेरे को क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए और किस तरीके से हम जो अपनी प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, 3 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कि जितना भी मेरे पास पैसा है उससे हम लोग किस तरीके से सेटिस्फैक्शन ले सकते हैं। हम लोग बाहर से कर्जा ले लेते हैं कभी कभी, ठीक है। उसके बाद लास्टली क्या बोला गया, अनदर लिमिटेशन ऑफ द लॉ इज दैट इन केस ऑफ एक्सपेंसिंग एंड इंडिविजुअल कमोडिटी सच एज कार, रेफ्रिजरेटर, इट इज नॉट पॉसिबल टू इक्वेट अ मार्जिनल, कि एक्सपेंसिव और इंडिविजुअल कमोडिटी कि जो आपको पसंद है या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उसमें कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता है। Thus the law does not apply which cannot be divided into a smaller parts। और जो होता है कि लॉ जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो नहीं अप्लाई हो सकता है जहां पर जो प्रोडक्ट को स्मॉल स्मॉल पार्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग कोई भी चॉकलेट है, चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन आप रेफ्रिजरेटर को काट के थोड़ा ना आधार दे दोगे भाई पड़ोसी को यूज करने के लिए। एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी इज अनरियलिस्टिक, और जो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो अनरियलिस्टिक होता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा मार्जिनल यूटिलिटी। हमेशा इन रियल लाइफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंजेस एज अ कंज्यूमर मोर और लेस इनकम, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है या घटता है उसके हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी भी घटता है या बढ़ता है, ठीक है। तो आई होप सो ये पूरा चीज कंप्लीट होगा आप लोगों का और यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। तो हम लोगों ने दोनों पढ़ा, अभी क्या क्या पढ़ा कि भाई ऑर्डिनल अप्रोच से किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कार्डिनल अप्रोच से किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। अब ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हम लोग यूटिलिटी के बारे में पढ़े थे, सेकंड पार्ट में हम लोग ये पढ़ा, और थर्ड पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग लास्ट चैप्टर के एंडिंग को एंड करेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि बजट लाइन क्या होता है, बजट कांस्टेंट क्या होता है। उन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पार्ट नंबर थर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और इसी तरीके से साथ देते रहिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।